बच्चों एक बार पुनः जी सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था? लाइमन सीरीज की रेखाएं कैसे प्राप्त होती थी, बामर सीरीज की रेखाएं किस रीजन में प्राप्त होती थी, अवरक्त किरणें कहाँ प्राप्त होती थी, और हम्फ्री लाइनें, पास्चन सीरीज, सारी जो सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिखाई दे रही थी और उनके लिए लैम्डा का मान, वेवलेंथ का मान निकालना हमने आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से बताया था। बच्चों उसी लेक्चर में हमने आपको वेव नंबर निकालना बताया था, जो होता है वेव नंबर 1/, लैम्डा। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती वेव नंबर होता था, उसको भी निकालना बताया था। पिछले लेक्चर में बच्चों आप जान चुके थे कि रडबर्ग नियतांक का मान कितना है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइनें प्राप्त हुई थी। इसके बाद बच्चों आज का जो लेक्चर है ये IRT पॉलिटेक्निक और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैलेंसी जो चैप्टर है आपका उसका ये टॉपिक बेस बनाता है। कभी कभी IRT पॉलिटेक्निक का एग्जाम पूछता है कि फला तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर ये है, वो आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है, किस पीरियड में रखा गया है या किस ग्रुप में रखा गया है। आज इन सब बातों की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं एक नियम की सहायता से, जिसे कहा जाता है बोर-बरी का नियम। बच्चों यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा दिखाई दे रहा होगा, कौन सा नियम आप पढ़ने जा रहे हैं? बोर-बरी का नियम पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, कैसे हम किसी भी तत्व का आवर्ती निकालते हैं, कैसे किसी तत्व का हम वर्ग ज्ञात करते हैं। बच्चों बोर-बरी का जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में बोर-बरी का सिर्फ एक डोमिनेटिंग नियम आपने पढ़ा होगा, जो कि पहला वाला है कि किसी भी कक्षा में, जैसे अब कक्षा आप समझिए क्या था, आप विभिन्न प्रकार के मॉडल पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस की खोज पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिए पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। ऐसे नाभिक के बाहर जितने वृत्ताकार मार्ग होते हैं उनको कक्षा कहा गया। नील्स बोर के मॉडल में उनको क्या कहा गया बच्चों? सेल कहा गया। सेल माने होता है कोश या कक्षा। अभी आप आगे के लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। कक्षा और कक्षक में क्या अंतर है उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर जैसे नाभिक के बाहर जो सेल हैं, इनके कोषों में इलेक्ट्रॉन की वितरण की व्यवस्था क्या है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहाँ लिखा हो समझ जाइए इलेक्ट्रॉनों का वितरण या तो कक्षा में या उपकोषों में कैसे होता है। जो सबसेल होते हैं, उपकोषम होता है, उनमें पालन होता है ऑफबाख का नियम, SPDF। अब आगे पढ़ेंगे आप। लेकिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनमें किस नियम का पालन होता है? बोर-बरी का नियम का पालन होता है बच्चों। और आइए जानते हैं बोर-बरी का नियम क्या है। बोर-बरी का नियम कहता है कि किसी भी कक्षा में 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। पहला नियम बच्चों, बोर-बरी का नियम क्या है? किसी भी कक्षा में 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, जहां n क्या है? कोष की संख्या है बच्चों। अच्छा मान लीजिए पहले अब इस नियम को पालन करवाए तो आप ये मैं मिटाता भी जा रहा हूं, आप देखते जाइए। आप मान लीजिए n बराबर 1 है तो पहली कक्षा में 2n² के अकॉर्डिंग 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए दूसरी कक्षा n बराबर 2 में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8। ऐसे बच्चों तीसरी कक्षा में आप समझ सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, देखिए 3 × 3 = 9 = 18। इसी प्रकार कोषों में इलेक्ट्रॉन भरते बोर-बरी साहब कहते हैं कि कोषों में 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने नियम को यहीं तक सीमित नहीं किया कि एक ही नियम देख रह गए, इन्होंने अन्य बातें भी बताई। जब पहला K कोष भर जाता है तो L कोष का भरना आरंभ होता है। जब L में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अगली कोष का भरना प्रारंभ हो जाता है।
इस प्रकार दूसरा नियम कहता है जब किसी y कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है, भले ही वो बाद में उसको इलेक्ट्रॉन को बैक कक्षा में आना पड़े। ध्यान रखिएगा ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हाई स्कूल में केवल एक नियम बोरबरी का पढ़ा होगा कि किसी भी कक्षा में 2n स्क्वायर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, जहाँ n कोष की संख्या है बच्चों। तो बताइए पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, ऐसे 4 4 16 दूनी 32 और पांचवी कक्षा में 50। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था पहले नियम के अकॉर्डिंग बोरबरी साहब ने कही। दूसरा नियम कहता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि जब किसी कोष के सेल के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो एक तरीके से अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। बच्चों यहाँ यह भी बताने की जरूरत है कि अस्थायी विन्यास कब होता है, या तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 18 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। तो इस प्रकार अंदर के कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोष में क्या करते हैं, बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरने पर अगली कक्षा का भरना प्रारंभ हो जाता है। एक और नियम बोरबरी साहब ने दिया कि जब बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब तक नहीं रख सकते जब तक कि उसकी पिछली कक्षा प्रीसीडिंग सेल, इसको बोलते हैं, फिर से समझ लीजिएगा कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब तक नहीं भर सकते जब तक कि पिछली कक्षा पूर्ण रूप से भर न जाए। ये बोरबरी ने कुछ इंस्ट्रक्शन लगाए। आइए अब हम पहले आवर्त और वर्ग बाद निकाल लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इनके नियम का पालन कहाँ से डिस्टर्बेंस होता है, कैसे हम निकालते हैं, तब आपको आवर्त और वर्ग निकालना बच्चों हम सिखाएंगे। तो बच्चों जैसे देखिए पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व क्या है, हीलियम है, तीसरा क्या है, लिथियम है, चौथा क्या है, बेरिलियम है, पांचवा क्या है, बोरान है, छठवां कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, यहाँ देखिए आठवां तत्व ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10 क्या होता है नियान, 11 क्या होता है सोडियम, 12 है मैग्नीशियम, 13 है एल्युमिनियम, 14 है सिलिकॉन। बच्चों नोट करते जाइए। अब मैं बोरबरी के रिगार्डिंग इनको कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम करने जा रहे हैं। बच्चों हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक बराबर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और कोष क्या है, पहला कोष को K से डिनोट करते हैं, L से, M से, इसके बाद N से। ये नंबर ऑफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है कि कक्षाओं को के एलिमेंट्स दिखाते हैं। अब कक्षकों को भी आप पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, SPDF से दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं पहली ही कक्षा K में एक ही हाइड्रोजन पास इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों K में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इट मीन्स पहले नाभिक बनेगा, जो बाहरी जो पहली कक्षा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा हाइड्रोजन का। अच्छा हीलियम का देखिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो K में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोरबरी का नियम कहता है पहली सेल है 2n स्क्वायर की अकॉर्डिंग, तो बताओ 2 × 1 का स्क्वायर 2, यानी पहली कक्षा में हीलियम में कितना रहेंगे, 2 रहेंगे। बच्चों लिथियम का देखिए 2 और नेक्स्ट सेल प्रारंभ हो गई, 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, पहली कक्षा भर गई, दूसरी कक्षा का भरना एल का भरना प्रारंभ हो गया बच्चों। अब देखिए बेरिलियम का 2 and 2, इसी से आप अगर ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को हो गया तो बैलेंसिंग जो संरचना बनाते हैं, जो डॉट और क्रॉस संरचना है, कहाँ कितना बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ही इन्वॉल्व होते हैं रासायनिक बंधन बनाने में, तो आपको आसानी होगी स्ट्रक्चर भी बनाने में, आवर्त वर्ग निकालने में। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप। देखिए बेरिलियम में 2 2 हो गया, बोरान में 2 और 3 होगा बच्चों, कार्बन में देखिए 2 और 4 होगा, नाइट्रोजन में 2 और 5 होगा बच्चों। आप देख रहे हैं कि इसी तरह दूसरे सेल में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बोरबरी 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और ये देखिए हम इसी सेल में रखते हुए चले जा रहे हैं। अगर कह दे कोई कहे अच्छा भैया नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यही बॉन्ड बनाने, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बच्चों, स्टेबल बॉन्ड, मीथेन जैसे बनता है ना, तो ये देखिए SSCH4 लिखते हैं आप, 4 बॉन्ड बना लिया कार्बन ने। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा ऑक्सीजन का आप समझ सकते हैं 2 और 6 हो जाएगा।
ये 2 और 7 हो जाएगा। ये ध्यान देखिए 2 और 8 हो गया। ये K और L दोनों कोष अब भर चुके हैं। बोरबरी का नियम यही कहता है दूसरे सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और जैसे ही 8 हो जाए अगली कक्षा का भरना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चों हम क्या सोडियम में यहाँ पे 2 और 9 कर देंगे? क्या 2 और 9 कर देंगे? नहीं, दूसरी कक्षा में तो बताइए 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं बच्चों। इसलिए यहाँ पर 2 8। अब आप देख रहे हैं तीसरी कक्षा यम प्रारंभ हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 2 8 1, अर्थात सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसे देखिए आप मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा बच्चों 2 8 2। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब यहीं से दूसरा वाला नियम फॉलो होने लगेगा। ये देखिए तीसरे सेल की सीमा कितनी है? 2 गुणे 3 के स्क्वायर, 3 त्रिका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। लेकिन हम 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं, देखिएगा, क्योंकि बोरबरी का तीसरा नियम गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ तक फॉलो होता है ये रूल। एल्युमिनियम का बच्चों 2 8 और 3 समझ सकते हैं। अभी इसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन तक की है? 18 तक की है। और यहाँ देखिए सिलिकॉन का 2 8 और 4। अच्छा एक बात यहाँ मैं और बता देना चाहता हूँ बच्चों, जिस तत्व के बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी परिवार का सदस्य होता है। जैसे देखिए कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ देखिए सिलिकॉन के भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो कार्बन और सिलिकॉन एक परिवार के तत्व हैं। अब आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आया, तो सिलिकॉन के बाद 15 फास्फोरस का होता है। ये देखो बच्चों 2 8 5, इसका मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही परिवार के तत्व हैं। तो इसी तरीके से अभी देखिएगा आवत और वर्ग भी कैसे निकालते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना सिखा दें। और देखिए फास्फोरस के बाद 16 किसका होता है बच्चों? सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। अब यहाँ से देखिएगा स्कैंडियम 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम। और यहाँ पर और मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और मैंने नोट्स भेज दिया है, आप लोग नोट्स से उतार भी चुके होंगे। 25 क्या हो गया बच्चों? मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 क्या है? जिंक। जिंक तक भी एटॉमिक नंबर यदि आपने बनाना सीख लिया तो बैलेंसी वाले चैप्टर से जो स्ट्रक्चर बनेंगे इतने में काम आपका हो जाएगा। मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट भी पूछे जाते हैं, कहाँ रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, आवर्त क्या है, ग्रुप क्या है। देखिए सल्फर का अब हम यहाँ सेल बना दे रहे हैं KLMNO, ये बना दे रहे हैं सेल। बताइए सल्फर की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8। बताइए अब 8 यहाँ, अब देखिए तीसरी कक्षा की क्षमता तो बच्चों बताइए 18 इलेक्ट्रॉन तक की है। 8 तो 10 और यहाँ पर कर दे 8, यहाँ पर 16 है तो यहाँ कर दे 8 10 और यहाँ पे कर दे हम 6 कर दें, 2 8 6। आप देख रहे हैं 8 2 10 6 16 सल्फर का। सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी देखिएगा आगे क्लोरीन का क्या करेंगे? 2 8 7। आर्गन हो गया 2 8 8। बच्चों जिसके सेल में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो समझ जाइए ऐसा तत्व अक्री गैस है। कौन सी गैस है बच्चों? अक्री गैस कहा जाता है। जैसे अभी आपने नियान में देखा था, नियान पहले में 2 दूसरे में 8, अपनी क्षमता के अनुसार भर चुका है। और नियान के भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। नियान भी हमारी किस तरह क्रिया करती है? ये किसी से क्रिया नहीं करती और कहलाती है अक्री गैस। तो नियान हो गया। अब देख रहे हैं आप आर्गन भी अक्री गैस मिल गई हमको, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पोटेशियम का क्या हो जाएगा? 2 8। अब क्या बच्चों 9 कर दें? ध्यान से देखिएगा 9 कर दे, ये सही है कि गलत है अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसकी सीमा तीसरे की तो 18 इलेक्ट्रॉन तक की सीमा है धारण करने की। लेकिन हमारा बोरबरी का नियम क्या कहता है
कि बाह्य कोश में पहले जैसे जब कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं कोश स्टेबल हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट अगली कक्षा का भरना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब हम इसमें 9 न करके इसमें 8 करेंगे और अगली कक्षा का भरना प्रारंभ हो गया, यानी 2 8 8 1। ये देखिए बोरबरी का दूसरा नियम अप्लाई हो रहा है। अच्छा, पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में जिस तरह सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, उसी तरह पोटेशियम की भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम बिलोंग्स टू सेम फैमिली, यानी एक ही परिवार के तत्व है सोडियम और पोटेशियम। लिथियम में भी बच्चों आपने देखा था, लिथियम का क्या था 2 और 1, एक इलेक्ट्रॉन थे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो लिथियम का भी इसीलिए लिथियम भी सेम परिवार का मिला। अब देखिए बच्चों, अब कैल्शियम का आप समझ चुके होंगे, और 2 8 8 2, ये देखिए कैल्शियम की बाहरी कक्षा में मैग्नीशियम की फैमिली का तत्व है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों यहाँ से बोरबरी का लास्ट नियम फिर से फॉलो होने लगता है। हम कैसे इनका हम ये देखिए 30 तक है, 21 से लेके 30 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। किस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिनका कोश आंशिक रूप से भरा होता है। अभी आप पढ़ेंगे जिनमें डी कक्षा एसपीडीएफ में आंशिक रूप से भरी हो उन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और ये तत्व कौन है, अभी 21 से लेकर 30 तक, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये डी ब्लॉक में आएंगे। बट बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग नहीं स्पष्ट होता, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोरबरी नियम से कैसे करते हैं आप जानने का प्रयास करिए। स्कैंडियम 2 8 8 3 कर दें, देखिए अगर ऐसा कर दें तो गलत हो जाएगा। कौन सा गलत, क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, आपने पढ़ा है लास्ट नियम दे ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब तक नहीं रख सकते जब तक कि उसकी पिछली कक्षा पूर्ण रूप से भर न जाए, है ना। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं इसकी पिछली कक्षा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, तीसरी कक्षा है ना बच्चों, 3 त्रिक 9 दूनी 18, इसमें 18 आ सकते हैं। तो क्यों हमने इसमें 8 डाल दिया, इसमें 3 डाल दिया, इसमें 2 से बढ़ा क्यों दिया। बोरबरी का चौथा तीसरा नियम गलत हो गया कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब तक नहीं रख सकते जब तक कि पिछली कक्षा पूर्ण रूप से भर न जाए। इसका मतलब इसमें हम डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और जो एक बच रहा है बैक डाल देंगे, यहाँ इसमें 9 कर देंगे। अब सही हुआ बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब ये 2 से ज्यादा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि तीसरी कक्षा पूरी भर न जाए, अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, तब तक यहाँ 2 से ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, बोरबरी का नियम कहता है। टाइटेनियम बताइए, अब क्या आप समझ सकते हैं, 2 8 10 2, अब 2 से बढ़ा ही नहीं सकते, बैक इलेक्ट्रॉन डालेंगे अब, है ना। वैनेडियम का क्या होगा, 2 8 11 2। अब क्रोमियम बच्चों, क्रोमियम और कॉपर, चाहे वो बोरबरी का नियम हो चाहे आफ्वा का नियम हो, ये अपवाद हैं। ये अभी जहाँ जो हम करने जा रहे हैं अभी आप सीख लीजिए, लेकिन इसका डिटेल रीजन ये क्यों नहीं पालन करते बोरबरी के नियम का, क्यों नहीं पालन करते आफ्वा के नियम का, इसका हम डिटेल अध्ययन एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 में जब हम आफ्वा का नियम पढ़ाने लगेंगे तब हम बताएंगे। क्रोमियम और कॉपर न तो बोरबरी के रूल का पालन करते हैं न ही आफ्वा के नियम का पालन करते हैं। उसका रीजन है, रीजन में बाकायदे लिखवाऊंगा और बताऊंगा। अब आप देखिए यहाँ आगे क्रोमियम तो होना क्या चाहिए बच्चों, 2 8 12 2, यही होना चाहिए। अभी इसी कक्षा में तो डालेंगे आप, 8 2 10 12 10 22 2 24, यही होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा, बोला लगा दिया कि क्रोमियम और कॉपर आप बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते। होना ये चाहिए, लेकिन होता है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये हो जाता है 13। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका जब एसपीडीएफ वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कक्षा की स्टेबिलिटी की बात है कुछ, जो कि अभी बहुत डिटेल हो जाएगा, उस पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा क्रोमियम और कॉपर डी ब्लॉक के एलिमेंट की सीरीज में आप बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते। अच्छा अभी एक ही रह गया, अब इसमें 2 डाल सकते हैं,
इसका मतलब मैग्नीज का क्या हो जाएगा 2 8 13 2। ये देखिए 8 2 10 13 10 23 2 25। आयरन का क्या होगा बच्चों 2 8 14 2। कोबाल्ट का 2 8 15 2। निकिल का 2 8 16 2। देख रहे हैं 4 कोष बन रहे हैं सिर्फ, है ना। आप बताइए कॉपर का अपवाद मैंने बताया होना क्या चाहिए 2 8 17 2। ये होना चाहिए था बच्चों। लेकिन सोचिए तीसरा जो कोष है अगर एक इलेक्ट्रॉन पा जाए तो ये पूरा अस्थायी हो जाए 18 हो जाए ना। तीसरे कोष की अधिकतम क्षमता कितनी है 18। तो मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हो जाता है बच्चों 18 और ये हो जाता है 1। ये देख रहे हैं आप ये कॉपर का क्या हो गया 2 8 18 1। लास्ट कोष में देखिए एक इलेक्ट्रॉन आया। ऐसे क्रोमियम के विवाह कोष में कितना आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों। अब बताइए जिंक का क्या हो जाएगा 2 8 18 2। देख रहे हैं बच्चों 4 सेल वाले 30 एलिमेंट तक केवल 4 सेल के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लेकिन इनमें होता है बोरबरी के नियम का पालन होता है। और आपने देखा कि बोरबरी के नियम में 3 नियम में डोमिनेटिंग थे। क्या था किसी भी कक्षा में 2n स्क्वायर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और क्या था जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो अगली कक्षा का भरना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पिछली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा रख नहीं सकते। और लास्ट नियम कहता था कि हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं रख सकेंगे जब तक कि बच्चों क्या न हो जाए उसकी पिछली कक्षा प्रिसाइडिंग सेल पूरी की पूरी भर न जाए। इन नियमों को आपने ध्यान से पढ़ा बच्चों। अब मैं कुछ और एलिमेंट का जैसे आपको कह दिया जाए कि लेड का इलेक्ट्रॉनिक टिन का 1050 और लेड 82 लेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो बताइए बच्चों 1050 का क्या हो जाएगा के एल एम एन में भरिए के एल एम एन ओ मान लीजिए 2 8 18। अच्छा देखो बच्चों अगर हम यहाँ 32 भर देंगे इसकी क्षमता 32 की है लेकिन क्या 32 भर देंगे नहीं 30 10 40 10 50 तो यही हो जाएगा ये 60 हो गया। इसका मतलब यहाँ 32 नहीं भर सकते। अच्छा अब हम कर दें कि 18 10 28 और 28 और यहाँ पर हम कर दें 20 22 कर दें 28 22 50 हो जाएगा। लेकिन क्या बाहरी कक्षा में 22 हो सकते हैं नहीं। बाहरी कक्षा में तो अधिकतम 8 ही रह सकते हैं ना तथा उसकी पिछली कक्षा में कितने रख सकते हैं 18 रख सकते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और उसकी पिछली कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक ही रख सकते हैं। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हम इसमें 18 भर दें और अगली कक्षा हमने कहा या तो 8 हो जाए या 18 हो जाए अगली कक्षा का भरना प्रारंभ हो जाता है। 2 8 18 18 ये देखिए 18 दूनी 36 और ये 10 46 और 4 46 4 50। तो बच्चों इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आया 4 है ना 2 8 18 18 4। अच्छा ये कार्बन की ही फैमिली का तत्व होगा क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों। ऐसे ही बताइए लेड 82 का करना हो 2 8 18 32। देखो 32 क्यों भर दिया बच्चों क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है ना 82 है। तो चौथे इलेक्ट्रॉन की क्षमता कितनी है 32 की है चौथे सेल की। 2 गुणे 4 का स्क्वायर 4 4 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं चौथे सेल में क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी जोड़िए जरा 32 10 42 50 10 60 का हिसाब हुआ है कितना 82 22 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। अच्छा जस्ट पिछली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18। अच्छा 22 इलेक्ट्रॉन अभी कम है तो हम 22 इलेक्ट्रॉन इसमें तो डाल नहीं देंगे क्योंकि बोरबरी के नियम का अनुसार गलत हो गया। बोरबरी का नियम क्या कहता था
किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते और उसकी जस्ट पिछली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते, है ना। तो नहीं, इसका मतलब हम इसमें 18 कर दें और इसमें हम बढ़ा दें 4। ये देखिए फिर से मिला कार्बन फैमिली का तत्व, देख रहे हैं। अब अगर यहाँ सोचिए 83 होता, इसमें 5 डाल देते, नाइट्रोजन परिवार का तत्व मिल जाता, है ना। इस प्रकार बच्चों हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम की सहायता से करते हैं। अच्छा, अब आइए चलते देखते हैं आवर्त और वर्ग कैसे निकालते हैं बच्चों। आवर्त निकालना, आवर्त निकालना, तो आप जान लीजिए आवर्त जितनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यानी भर जाते हैं, उससे हम उसका आवर्त कहते हैं। जैसे अगर हम कर दें क्लोरीन किस आवर्त का तत्व है बच्चों, क्लोरीन का आवर्त क्या है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए 2 8 7। ये देख रहे हैं 3 केवल सेल भरे हैं, है ना। ये देखिए 3 सेल भरे हैं, इसलिए ये किस आवर्त में होगा, आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, तीसरे आवर्त में। किस आवर्त में हो गया बच्चों, तीसरे आवर्त में, है ना। तो अब जैसे आप कह दें कि बताइए कार्बन का किस आवर्त का तत्व होगा, 2 4, दूसरे आवर्त का, 2 सेल भरा हुआ है ना। अगर कह दे जिंक का आवर्त बताइए, जिंक किस आवर्त में होगा, 30 होता है, 2 8 18 2, 18 10 28 2 30, 1 2 3 4 सेल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इसका मतलब जिंक क्या हो गया, चौथे आवर्त में हो गया। किस आवर्त में हो गया बच्चों, चौथे आवर्त में हो गया। आई थिंक आवर्त निकालना सीख चुके होंगे बच्चों, वर्ग निकालने में थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको और वर्ग निकलवा करके फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट सेकेंड शुरू कर देंगे, जो और भी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप कक्षा पढ़ेंगे, कक्षक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ पढ़ेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर किसी आयन का कैसे होता है वो जानेंगे, बहुत सारी तमाम चीज़ें हम सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट सेकेंड में। अभी तक तो इस पार्ट में केवल डिस्कवरीज रहीं और कुछ प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने पढ़ाया कि स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, और आज आपने बोरबरी के नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ा। बच्चों 11 तक अगर 30 तक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कमांड रहता है तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और IRT पार्टिकलिंग के 12th इन सब के कंपटीशन में भी ये काम आएगा जब आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा देंगे। तो सभी बच्चों को गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई एनर्जी के साथ।